हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरओ भाग एक के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो पीजीटी हिंदी का एग्जाम देंगे, पीजीटी हिंदी जिसमें आपके एस्टेट है, केवीएस है, एनवीएस है या D++ है, कोई भी एग्जाम है पीजीटी का, पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार निरंतर क्लास चाहते हैं, तो संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, हम पढ़ेंगे जामुन का पेड़ के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जामुन का पेड़ किस पाठ की किस विधा के अंतर्गत आता है? हास्य व्यंग्य कथा, नाटक, निबंध, कविता। तो इसमें आपका रहेगा हास्य व्यंग्य कथा के अंतर्गत आता है, या क्या है, जामुन का पेड़। और इसके लेखक कौन है? कृष्णचंद्र है। तो ये आगे जैसे पाठ पढ़ोगे आगे आगे आता जाएगा जो भी प्रश्न है। जामुन का पेड़ पाठ के लेखक का क्या नाम है? मन्नू भंडारी, प्रेमचंद, कृष्णचंद, सेदर झा। तो ये कृष्णचंद, जामुन के पेड़ के पाठ के लेखक का नाम है कृष्णचंद्र। ठीक है। जामुन का पेड़ कहाँ खड़ा था? सड़क के किनारे, सेक्रेटरीट के लॉन के, मुख्यमंत्री के आंगन में, राष्ट्रपति भवन में। तो जामुन का पेड़ किसके कहाँ खड़ा था? तो ये खड़ा था सेक्रेटरीट के लॉन में। तो देखो भाई, जिसने ये पाठ पढ़ा है वो तो आसानी से ये एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन पढ़ा है फिर भी एक बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए एक बार पाठ पढ़ने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में उत्तर लगा सकूं। ठीक है। तो ये देखेंगे, जामुन के पेड़ गिरने का क्या कारण था? झक्कड़ था, पानी की बाढ़ थी, तेज वर्षा थी, भूचाल। ये यहाँ कंफ्यूज हो, भले ही आपने पाठ अच्छी प्रकार से पढ़ा है फिर भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन बड़े करीबी दिए गए, बिल्कुल पास पास के दिए गए। तो क्या है, झक्कड़ था। झक्कड़ का मतलब होता है कि जैसे तेज वर्षा तो होगी, बिल्कुल बारिश की तरह अच्छी तेज पानी पड़ रहा है। पानी की बाढ़ की बिल्कुल होगा। भूचाल इसमें सिर्फ इसमें तूफान आता है। लेकिन झक्कड़ का मतलब कि उसमें आंधी भी है और क्या है, बारिश भी है, यानी तेजदार आंधी भी आ रही है, बारिश, उसे झक्कड़ बोलते हैं। ठीक है। पेड़ के नीचे दबने वाला व्यक्ति कौन था? चपरासी था, दफ्तर का क्लर्क था, शायर था, सैनिक था। तो ये आप सभी जानते हैं, सी रहेगा इसमें, शायर था भाई, वो शायरी करता था। पेड़ के नीचे दबने वाला व्यक्ति। सर्वप्रथम फाइल किसके कार्यालय में भेजी गई? अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मंत्री। तो देखेंगे आप, अंडर सेक्रेटरी के पास प्रथम बार फाइल भेजी गई, सबसे पहली बार। तो देखो, ये इस पाठ में दिया ये गया कि हमारा जो कार्यालय का काम है वो इतनी धीमी गति से चलता है कि जब उसका निर्णय आता है ना, जब उसका नतीजा निकलता है, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये हमारे काम करने के जो कार्य हैं, हमारे जो सरकारी कार्यालय बहुत धीमी गति से चलते हैं, तब तक कि उसका कोई औचित्य नहीं रहता। तो ये एक तरह से ये समस्या है हमारे समाज की, हमारे भारतीय समाज की और हमारे कार्यालयों की। दूसरी बार फाइल किसके विभाग में गई? देखो भाई, पहली बार गई थी अंडर सेक्रेटरी के बाद, दूसरी बार में वन विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, मेडिकल डिपार्टमेंट। तो इसका रहेगा आपका बी रहेगा, कृषि विभाग। दूसरी बार फाइल गई थी कि कृषि विभाग के पास। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किससे संबंध रखता है? अनाज की फसलों से, मानव स्वास्थ्य से, फल फूल पेड़ पौधे से, पशुओं से। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फल फूल पेड़ पौधे से। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट संबंध रखता है फल फूल पेड़ पौधों से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वृक्ष को काट कर दबे व्यक्ति को निकालने क्यों इनकार कर दिया? जो एग्रीकल्चर है वो वृक्ष को काट कर दबे व्यक्ति को निकालने से क्यों मना कर दिया? तो ये तो आपको पता है कि जब इस विभाग में जा रहे थे वो मना कर रहे, दूसरे विभाग में जा रहे थे वो, एक तरह से एक दूसरे पर थोपाथोपी का काम हो रहा था। और किसी को भी उसकी जो जान, जो जिसमें जो मनुष्य जो फंसा हुआ था, यानी जो आदमी दबा हुआ था, उसकी किसी को परवाह नहीं थी। सबको अपनी ड्यूटी बचाने की, यानी अपनी नौकरी बचाने की परवाह हो रही थी, क्योंकि वह खेती बाड़ी से संबंध रखता है। वृक्ष कटवाना उसका काम नहीं है। इसी विभाग के कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, दबे व्यक्ति का मामला था। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर है, क्योंकि वह केवल
खेती बाड़ी विभाग से संबंध रखते। अब एग्रीकल्चर वाले क्या बोले कि भाई हमारा काम नहीं है, हम तो खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं। देखो आगे क्या क्या फिर आपको पढ़ने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जामुन के पेड़ को कटवाने से क्यों मना कर दिया? अब क्या एग्रीकल्चर ने मना कर दिया, भाई हमारा काम तो खेती बाड़ी से है, हमने इसको नहीं काट सकते। अब हॉर्टिकल्चर वालों ने मना कर दिया। अब हॉर्टिकल्चर वालों ने क्या रख दिया, देखेंगे इस विभाग में पेड़ लगाओ स्कीम चलाया जा रहा है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, लोग जामुन खाने से वंचित रह जाएंगे, विभाग के नियम के विरुद्ध है, इस विभाग के कर्मचारी बहानेखोर हैं। तो आपका रहेगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, ये विभाग के नियम के विरुद्ध है। अब एग्रीकल्चर वालों ने क्या कहा, हम तो भी खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर वालों ने क्या कहा, भाई ये इस विभाग के नियम के विरुद्ध है, यानी हमारा विभाग इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब आगे देखेंगे, जामुन के पेड़ के पाठ के माध्यम से किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है? कानून व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, धार्मिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर। तो आपका उत्तर रहेगा जो कानूनी व्यवस्था पर। जो हमारा पहले तो बात तो सरकारी कार्यालय इतनी धीमी गति से करते थे, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर सभी मना कर रहे थे, अंडर सेक्रेटरी चीफ सब ने मना कर दिया। दूसरी बात जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारे जो न्याय के लिए जो न्याय पाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, तो वो भी बिल्कुल ढीली डाली है। उससे किसी का भला, मतलब भला तो क्या इतनी देर हो जाती है कि भला को अगर सही निर्णय आता है तब तक भी उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है कि हमारी जो कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है ताकि उचित समय पर निर्णय लिया जा सके। जामुन के पाठ में अधिकारियों का कौन सा व्यवहार व्यक्त हुआ है? सद्व्यवहार, अमानवीय, संवेदना में दयालु। तो देखेंगे 12वें का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमानवीय। देखो भाई दयालु होता तो उस निकाल देते, तो ये तो अपने आप इसे ऑप्शन काट, अब मैं बार बार बोलते हैं ऑप्शन काटना सीखो, दयालु होता तो निकाल देते। अब संवेदना होती तो वो भी क्या है, अफसोस देता। सद्व्यवहार होता तो भी कोई ना कोई निर्णय लेते, लेकिन अमानवीय यानी उनके अंदर मानवता खत्म हो गई। एक आदमी दर्द से कर रहा है, पीड़ा रहा है, लेकिन उसे अपनी नौकरी अपनी ड्यूटी की पड़ी है, ठीक है। दबे व्यक्ति की कैसी दशा का चित्रण हुआ है? भी कैसी दशा? उत्साहपूर्ण, उदारतापूर्ण, दयनीय, हर्षपूर्ण। कभी हर्ष तो जब कोई दबा होगा किसी बोझ के नीचे तो वो हर्ष तो खुश तो क्या होगा, उदारता में, क्योंकि उदारता दिखाएगा क्योंकि वो खुद ही बेचारा दर्द में, तो दूसरों के प्रति क्या उदारता दिखाएगा। उत्साह भी उससे कैसे आ सकता है क्योंकि उसको तो खुद अपनी जान की पड़ी। तो दयनीय यानी उसे देखकर बड़ी दया आई, ऐसा उसका व्यवहार हो चुका था, यानी ऐसा उसकी दशा हो चुकी थी। पिटोनिया सरकार के प्रश्न के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है? पिटोनिया सरकार पर व्यंग्य किया है, भारत सरकार की ढुलमुल विदेश नीति है, पिटोनिया और भारत में संबंध है, पिटोनिया और सरकार की उदारता है। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर पिटोनिया सरकार की उदारता होती तो भाई उसमें तो क्या, उनके तो कोई हमारे देश में ये घटना घटी तो सबसे पहले तो हमारे देश का कर्तव्य था। फिर पिटोनिया और भारत के संबंध, तो इसमें ये पिटोनिया भारत के संबंध तो हैं, लेकिन इससे क्या है, इस कहानी से उसका कोई लेना देना नहीं। हालांकि वो पेड़ था, लेकिन भारत सरकार की ढुलमुल विदेश नीति, पहली बात तो ये विदेशों तक पूछना ही नहीं था, ये मामला ऐसा था, लेकिन पूछ भी लिया था, तुरंत एक्शन आना चाहिए था, लेकिन इतनी देर हो जाती। भारत सरकार की ढुलमुल विदेश नीति, भारत सरकार का न्याय का केंद्र भी ढुलमुल है, विदेश नीति भी ढुलमुल है, सरकार भी, सब कुछ इसमें धीमा दिखाया गया है। सांस्कृतिक विभाग किस मामले से संबंध रखता है? धार्मिक मामलों से, सामाजिक मामलों से, राजनीतिक मामलों से, संस्कृति संबंधी मामलों से। तो सांस्कृतिक विभाग, देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है भाई सांस्कृतिक या संस्कृति, ठीक है। तो संस्कृति विभाग से ये तो आप लगा ही लोगे आसानी से। प्रस्तुत पाठ में हास्य व्यंग्य के साथ अन्य किस रस की धारा प्रवाहित हुई है? करुण की, रौद्र की, भयंकर की, भक्ति की। तो इसमें रही है करुण रस की। प्रस्तुत पाठ में हास्य व्यंग्य के साथ साथ अन्य किस रस की धारा प्रवाहित हुई है? तो करुण रस की हुई है। भाई करुण देख कर करुणा आ जाए, रोना आ जाए, ऐसी दयनीय दशा है उस बेचारे की, जिसमें जो आदमी दबा पड़ा, यानी जो शायर दबा पड़ा था, उसकी बड़ी दयनीय दशा थी। वास्तव में पेड़ का संबंध किस विभाग थे? हॉर्टिकल्चर, कृषि विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग। तो वास्तव में इसका संबंध था किससे? वन विभाग से। भाई पेड़ पौधे कहाँ वन में लगाए जाते, तो वन वाले संभालेंगे। अब ये तो नहीं कि वन में ही लगा, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वन में नहीं, वो तो सेक्रेटरी के लोन में था, कहीं स्कूल में भी होते हैं, किसी भी कार्यालय में होते हैं, पेड़ पौधे तो हर जगह होते हैं। लेकिन क्या है, ये मामला किसका था? वन विभाग का।
प्रस्तुत कहानी में मनुष्य को क्या प्रेरणा दी गई, भाई इस कहानी के माध्यम मनुष्य को क्या सीख दी गई, क्या शिक्षा दी गई, भाई किस में सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ कमी रह गई, मनुष्य की जो मानवता खत्म हो गई, कर्तव्य पालन की, देशभक्ति की, मान्य मूल्य अपनाने की, ईश्वरीय प्रेम की। तो ईश्वरीय प्रेम तो इसे कोई देशभक्ति भी ऐसा नहीं, कर्तव्य पालन की। तो ये देखकर आप आसानी से लगा लो ऑप्शन नंबर सी, मानवीय मूल्य की। नहीं, सबसे पहले हमारा मानवीय मूल्य यानी हमारे अंदर मानवता का होना सबसे जरूरी है। हमें दिन दुखियों को देखकर दुख का व्यवहार प्रकट करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। किसी को किसी दूसरे मनुष्य की आवश्यकता है तो हमेशा उसे तत्पर रहना चाहिए उसकी सहायता करने के लिए। तो मानवीय मूल्य अपनाने की इसमें प्रेरणा दी गई है, इसे अपनाने की सलाह दी गई है। तो देखो भाई क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अवश्य लगे। निरंतर क्लास चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों तक। देखिए क्लास ये है कि कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही MCQ क्वेश्चन एस्टेट वालों के लिए आते हैं। बाकी अगर कोई और भी देख रहा है PGT के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, PGT वालों को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे TGT PGT दोनों के लिए भी क्लास आपकी, अगर आप में से कोई TGT की तैयारी कर रहा है तो TGT के लिए क्लास भी जल्दी आने वाली है। माली को किस प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाया गया, स्वार्थी, अवसरवादी, लालची, दयालु। तो इसमें 19 का रहेगा डी, एक माली ही ऐसा व्यक्ति है इसमें पूरे कहानी में जो दयालु। माली ने कहा कि इसको हटाकर लेवल निकाल लेते हैं, लेकिन क्या है बाकी जो है जो सुस्त है, कुछ तो उसमें चपड़ासी तो सुस्त है, वो तो कामचोर दिखाया गया है। बाकी क्लर्क वगैरह अपनी ड्यूटी के लिए बचे हुए, कहीं हमारी ड्यूटी न चले जाएं, हमें नौकरी से नहीं निकाला, इस तरह से दिखाया गया है। प्रस्तुत कहानी में किस कवियों की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है, स्वार्थी, दयालु, अमानवीय, उदार। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर एस, स्वार्थी। भाई कवि क्या है, अपना अपना काम निकालने के लिए सभी आते हैं, आपको यह अवार्ड दिया जाएगा, सम्मान दिया है, आपका नाम दर्ज किया जाएगा। तो इनकी एक तरह से जब किसी की जान जा रही है तो भाई उसे नाम और फेम से क्या मतलब है, तो उसे तो अपनी जान, उसकी जान बचानी चाहिए थी, सबसे पहला काम तो ये था। अब आगे हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, भारत माता। भाई जिसने बाकी क्लास में मैंने बहुत डाल रखी है, जिसने वो नहीं देखी वो भी देखी, क्योंकि निरंतर क्लास हमारी चली हुई है और यहाँ ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बार बार बोल रही हूँ, तो इसे आप अच्छी प्रकार से तैयार करें। बाकी मैंने परिवेश ईयर की भी क्लास डाल रखी है, जो परिवेश व्याकरण के क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, बार बार जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसी के अलावा मैंने बहुत पुरानी वीडियो KVS के टाइम पे भी डाली थी, KVS PGT के लिए, तो वो भी आपके स्टेट में पूछी जा सकते हैं, क्योंकि यही वो वीडियो हैं, वो भी आप देखें, बड़ी बड़ी क्लासेस डाल रखी हैं। ओल्डेस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी, OLDEST, ओल्डेस्ट में जाओगे तो आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। बड़ी बड़ी वीडियो डाल रखी है और सारे MCQ क्वेश्चन है, व्याकरण भी है, साहित्य भी है, तो वहाँ से आप अपनी गहराई से और गंभीरता से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि गंभीरता इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आप किसी के लिए सीरियस होते हो, किसी एग्जाम के निकालने के लिए, तभी आपका एग्जाम का, ये नहीं कि एक दिन में 1-2 वीडियो देखिए ऐसे नहीं निकलेगा, आपको क्या करना है, सीरियस होना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अभी ये मत सोच लेना कि हमें तबीयत खराब करने, कहने का मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। भारत माता पाठ के मूल लेखक का क्या नाम है, हरिभाऊ उपाध्याय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत माता पाठ के लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। ये नेहरू देख लेना शुद्ध, इसमें क्या बड़े की मात्रा आई, कई बार नेहरू ऐसे दे दिया जाता है जो कि गलत होता है, ये ऐसे घुमा के आएगा, ऐसे घुमा के दिया ना, ये बड़े वाला वो आएगा, ये देख लें, कई बार नेहरू पूछा गया, शुद्ध में ध्यान से देखेंगे। ये पाठ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है, हिंदुस्तान की कहानी, मेरी कहानी, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद। तो ये पाठ किस में संकलित है, हिंदुस्तान की कहानी में संकलित है। कौन सा पाठ है, भारत माता पाठ है, ठीक है। लेखक अपने भाषण में मुख्यतः किस पर चर्चा करता है, भारत की, संसार की, भारतीय जनता की, भारत की गुलामी की। तो लेखक अपने भाषणों में मुख्यतः किसकी चर्चा करता है, भारत की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है, भारत की, क्योंकि बहुत करीबी ये है। कहीं को लगे ना भी हम विस्तार से पाठ पढ़ लेंगे तो हम आसानी से लगाएंगे, लेकिन कई बार प्रश्न के ऑप्शन इतने करीब हो जाते हैं कि हम पाठ को पढ़कर भी गलत कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से MCQ क्वेश्चन करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत की, लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया कैसा था, असीमित था, विशाल था, महदूद था, महदूद को सीमित बोलते, संकीर्ण था। लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया कैसा था, क्या था, महदूद था, मतलब सीमित था। लेखक के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था,
स्वराज का, फसलों संबंधी, सामाजिक, राष्ट्रीय एकता। तो इसमें आप समझो स्वराज्य का, यानी स्वराज्य मतलब अपने देश की आज़ादी सबके लिए फ़ायदे थी। अब देश गुलाम होगा तो भाई पूरे देश के नागरिक गुलाम होंगे, ठीक है। अब आज़ाद होगा तो पूरे देश के नागरिक आज़ाद होंगे, तो सबके लिए फ़ायदा था। देश आज़ाद हो जाए, देश को आज़ादी मिल जाए तो अपनी मर्जी से अपना व्यवसाय चुन सके, चैन की सांस ले सके। दूसरों की गुलामी तो सबसे बदतर जिंदगी होती है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक किन की समस्याएं एक समान थी? कर्मचारियों की, किसानों की, सैनिकों की, नेताओं की। तो इसमें किसानों की भाई हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भाई देखो, वैसे भी आप लगा सकते हो क्योंकि किसान ही ज़्यादातर हर जब भी देश गुलाम हो चाहे आज़ाद हो, सबसे ज़्यादा कौन पिसता है? किसान और मजदूरी पिसता है। अब नेता तो पूछेंगे नहीं, वो तो भाई अपनी नेतागिरी में रहेंगे, ठीक है। ये आप सभी भी जानते हैं, आप भी किसानों के बच्चे होंगे भाई, आपके या फिर कोई कर्मचारी होंगे छोटे मोटे, तो सभी को अपनी आजकल नौकरी की आवश्यकता है। सभी को पता है कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है कैसे चलना बड़ी मुश्किल हो रही है सभी को कहीं ना कहीं। अब इतने बड़े तो हम हैं नहीं कि नेता के किसी के पुत्र या पुत्री हैं। लेखक लोगों को किसके विषय में सोचने या विचारने की प्रेरणा देता है? संपूर्ण हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया के बारे में, केवल अपने राज्य के बारे में, क्षेत्र विशेष के बारे में। तो 7 का रहेगा आपका ये संपूर्ण हिंदुस्तान। लेखक लोगों को किस भाई अपने संपूर्ण हिंदुस्तान के बारे में सोचो, यानी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाओ। लेखक लोगों को किस विषय में सोचने विचार करने की प्रेरणा देता है? संपूर्ण हिंदुस्तान की। हमारे महाकाव्य पुराणों की कथा कहानी में किसका वर्णन मिलता है? प्राचीन संस्कृति का और प्राचीन प्रशासन का, हिंदुस्तान की एकता का, भारतीय रीति रिवाजों का। तो इसका रहेगा हिंदुस्तान की एकता का। भाई देखो, पुराणों और कथाएं जो भी पुरानी कहानियां हैं, जब हमारा देश आज़ाद था तो इसीलिए लिखी गई थी हिंदुस्तान में एकता स्थापित होनी चाहिए। वैसे जयचंद जैसे बहुत ऐसे गद्दार थे जिनकी वजह से हमारा देश गुलाम बन गया और आगे भी बहुत लंबे समय तक गुलाम बना रहा है। क्योंकि जो बातें जो चर्चाएं की जाती थी देश की आज़ादी के लिए, लड़ाई की योजना बनाई जाती थी, तो वो क्या है, कुछ गद्दार ऐसे थे जो जाकर अंग्रेजों को बता देते थे। तो इसलिए लेखक ने जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को प्रेरित किया कि हमारे देश की एकता सबसे अच्छी, एकता में रहोगी तो देश को जल्दी आज़ादी मिलेगी। ये हमारा देश है। कई बार ऐसा बहुत जयचंद है और भी ऐसे हैं जो गद्दारी के देश के साथ। जलसों में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किस नारे से किया जाता था? भारत माता की जय, भारतीय जनता की जय, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, भारत की एकता बनी रहे। तो देखो भाई, ये सभी जानते हैं भारत माता की जय के साथ ही जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किया जाता था। भारत माता कौन है, ये प्रश्न किससे पूछता था? ये प्रश्न कौन किससे पूछता था? महात्मा गांधी नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू जनता से, सुभाष चंद्र गांधी और भारतीय जनता गांधी। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत माता पाठ किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। तो भारत माता कौन है, ये प्रश्न कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू जनता से करते थे। किसने जवाहरलाल नेहरू के प्रश्न भारत माता कौन का क्या उत्तर दिया? गांधी ने, सरदार पटेल ने, अनपढ़ किसान ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका उत्तर रहेगा अनपढ़ किसान ने जवाहरलाल नेहरू को भारत माता कौन का उत्तर दिया। लेखक भारत माता की जय के नारे के माध्यम किसकी जय चाहता है? भारत के सभी लोगों की, भारत के सभी सैनिकों की, भारत के नेताओं की, अपने आप की। तो इसमें भारत के सभी लोगों की जय चाहता है लेखक भारत माता की। क्योंकि देखिए, अपने आप की तो भाई कौन चाहेगा? अपने आप की तो ये नहीं कि मेरी जय हो जाए किसी और। नेताओं की भी कौन भी, नेता की तो वैसे ही अपने वो तो अपने ऐशो आराम में रहते हैं। भारत के सैनिकों की तो शायद यहाँ कन्फ्यूज हो सकता है आपको सैनिकों, लेकिन क्या है, भारत माता में सब कुछ, जैसे भारत के जीव जंतु भी, यानी संपूर्ण भारत की धरती, जो भी भारत की धरती में पैदा जीव जंतु है, प्रकृति है, सब कुछ भारत माता में आता है। क्या सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी? वे हिंदुस्तानी हैं, वे ही भारत माता है, वे ही स्वतंत्रता सेनानी, वे सच्चे भारतीय हैं। वे हिंदुस्तानी, वे भारत माता, वे स्वतंत्रता सेनानी, वे ही सच्चे भारतीय है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वे हिंदुस्तानी है। जब बताते थे जवाहरलाल नेहरू उनको भारत माता का अर्थ बताते थे कि वे हिंदुस्तानी भारत माता है। तो ये सुनकर, मतलब कि अब किसी को बोला जाए, उस समय एक अनपढ़ किसान को उन्होंने बोला कि आप भी हिंदुस्तानी हो, तो ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती थी कि हम भारत माता का हिस्सा हैं। वे ही भारत माता है, मतलब वे ही भारत है। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माफ़ी चाहूँगी, वे हिंदुस्तानी, वे ही भारत माता है। भारत माता पाठ का उद्देश्य है भारत को जानना, भारत की तरक्की,
स्वतंत्र प्राप्ति की प्रेरणा देना, लोगों में उत्साह भरना भारत माता पाठ का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है भाई? स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देना। भारत माता का अर्थ बताकर जवाहरलाल नेहरू कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहते थे? देश प्रेम की, भक्ति की, परस्पर मेलजोल की, देश की एकता की। तो इसमें देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते थे भारत के लोगों में, ताकि देश को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिले और सभी एकजुट होकर प्यार प्रेम से रह सकें और इस गुलामी की जंजीरों से हम बाहर आ सकें। तो देखो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। निरंतर क्लास चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।